हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज का हमारा लेक्चर ग्रेविटेशनल फील्ड है। इसी में हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, उसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक हैं ये इम्पोर्टेंट है 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए और कहीं कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। क्यों है इम्पोर्टेंट? जो चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे यही चीज़ हम सीनियर क्लास में 12th क्लास में पढ़ते हैं। जब हम वहाँ पर पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि वहाँ पर जो फील्ड आती है उसको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चार्ज के कारण होती है। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ये किसी प्लैनेट जैसे अर्थ है उसके लिए हम बात कर रहे हैं, तो उसके खुद का एक फील्ड है जिसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहा गया है। तो चीज़ें वही रहेंगी ये और वो, बस नोटेशन है। जैसे यहाँ मास हम यूज करेंगे वहाँ पर हम चार्ज का यूज कर लेंगे। बाकी फोर्स वगैरह वही, फॉर्मूले चेंज हो जाए, चेंज तो नहीं होंगे, ओनली उनका जैसे मास की जगह हम चार्ज यूज कर लेंगे, बाकी वैसे ही चलेगा। कंसेप्ट यही वाला वहाँ पर यूज होता है। तो ये यदि हम सीख लेते हैं, हमें समझ में आता है अच्छे से, तो सीनियर वाला है वो भी हमारा कवर हो जाता है। और आप देखेंगे भी कि यही चीज़ वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं जब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। वहाँ पर भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्या होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है वैसे इंटेंसिटी हम पढ़ेंगे, फिर उसकी स्ट्रेंथ क्या है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये जो लेक्चर है अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये आगे काम आएगा आपका सीनियर क्लास में भी और कंपटीशन एग्जाम में तो आता ही आता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्या है एक्चुअल में। एक तरह से इमेजिनेशन किया गया है, इसका इमेजिनरी है। ये क्या है? इमेजिनरी। हम इसको देख नहीं सकते। जैसे यहाँ पर फील्ड बन रहा है हमारे अंदर, कमरे के अंदर इसके फील्ड बन रहा है, तो वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। इमेजिनरी फील्ड है ये। कैसा है? इमेजिनरी। तो कैसा फील्ड है? इमेजिनरी फील्ड है, ठीक है। और हमें दिखाई नहीं दे रहा। यहां कमरे में जैसे हम बात करें तो यहां पर हमें कोई फील्ड लाइंस दिखाई नहीं दे रही। तो ये कैसी हैं? इनविजिबल। इनविजिबल है यानी कि दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इनका इफेक्ट होता है। क्या होता है? इफेक्ट। अभी हम फील करेंगे इसको कैसे होता है, उसकी हम चर्चा करें। लेकिन छोटी छोटी बातें हमें पता होना चाहिए कि जो फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो क्या है? एक टाइप की इमेजिनरी फील्ड है। वो हमें दिखाई नहीं देती, इनविजिबल है, लेकिन उसका इफेक्ट होता है, उसको हम महसूस करते हैं। दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, लेकिन महसूस कर लें। कैसे? जैसे समझो, मान लो कि यहां पर मैं एक मास ले आऊं, कोई बॉडी ले आए जिसका मास m हो, ठीक है। ये हम मास ले आए और ये जो मास है बहुत छोटा है। क्या है? छोटा, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। क्या है? वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा सा मास है। इस मास को हम टेस्ट मास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ट मास भी हम कहते हैं, ठीक। यहाँ तक हमें समझ में आया कि एक मास यहाँ हम लेकर के आए, वेरी स्मॉल टेस्ट मास। तो हम देखते हैं कि ये जो मास है वो इधर जाने लगता है, यानी कि इधर गति करने लगता है, इस डायरेक्शन में। अब ऐसा क्यों? भाई ये मास हम लेके आए, टेस्ट मास कहें या वेरी स्मॉल मास है, एक छोटा सा मास है, और हम देखते हैं कि ये मास इधर मूव करने लग गया। ऐसा क्यों हुआ? यानी कि यहां पर ये जो है ये फील्ड बन गया। ये फील्ड होगा किसी ना किसी का, तो इसका तो नहीं है। क्यों? क्योंकि टेस्ट मास है। तो ऐसा क्यों हुआ कि ये मास इधर जा रहा है, ये इधर क्यों नहीं गया, ये ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों नहीं आया, ओनली इधर ही क्यों जा रहा है? तो इसका रीजन क्या था? इसका रीजन साइंटिस्टों ने ढूंढा। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा समझो कि यहाँ पर हमने एक पर्दा लगा दिया, दीवार लगा दी, और यहाँ पर एक बड़ा मास रख दिया। क्या रख दिया? बड़ा मास रख दिया। अब समझ में आ रहा है कि ये जो बड़ा वाला मास है, ये मास इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है।
क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अर्थ के ऊपर, कोई भी अर्थ की बात करें या हम यहाँ नेचर की बात करें, हर एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। उसका रीजन बता दूं, क्योंकि हमने यहाँ पर टेस्ट मास लिया है वेरी स्मॉल और ये बहुत बड़ा है, तो ये इसको अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। तो यानी कि इस मास ने अपने आसपास क्या बना लिया, एक फील्ड बना लिया। क्या बना लिया, फील्ड बना लिया, जिसको हमने क्या पढ़ा, ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी कि ये जो बड़े वाला मास है, इसने अपने आसपास, अपने अराउंड क्या बना रखा है, एक फील्ड बना रखा है। और उस फील्ड के अंदर यदि कोई दूसरा छोटा मास आ गया तो ये मास उसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स करेगा। जैसे इसके फील्ड में ये मास आ जाएगा, क्या करेगा, ये मास इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो यानी कि इसने अपने अराउंड एक फील्ड बना लिया। क्या बना लिया, फील्ड बना लिया बच्चों। तो उसी फील्ड को नाम दिया गया ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसके कारण, उस फील्ड के कारण ये ऑब्जेक्ट है, एक जो फोर्स है उसको एक्सपीरियंस करता है। क्या करता है, फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, द एरिया अराउंड ए बॉडी इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स इज बीइंग एक्सपीरियंस्ड by other bodies is called the gravitational field of that body। यानी कि ये जो बॉडी है, इस ऑब्जेक्ट के कारण एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है। और इस मास को हमने बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या कहते हैं हम, टेस्ट मास कहते हैं। ठीक है, टेस्ट मास का मतलब ये है कि ये जो मास है उसका खुद का कोई फील्ड नहीं होगा, ओनली फील्ड इसी का है। तो समझ में आई बच्चों बात कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, कि कोई बड़ा मास हम रख दें तो वो अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट कर लेता है। और उस फील्ड के अंदर यदि कोई और अदर बॉडी आ जाती है तो वो क्या करती है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। तो देखो यहां पर ये जो मास हमने लिया बड़े वाला, तो ये कैसा मास है, ये एक सोर्स मास है। कैसा मास है, सोर्स मास। ठीक है, और इसी सोर्स मास के कारण एक फील्ड बन गया, और जो इसके फील्ड में कोई अदर मास आएगा उसको अपनी ओर क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, और अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम करें। ये तो हो गई ग्रेविटेशन फील्ड की बात। अब हम थोड़ा सा और करें कि ये इमेजिनरी है, हमें दिखाई नहीं देती, इनविजिबल है, इमेजिनरी फील्ड बनती है ये। और कोई प्लेनेट होगा वो अपने अराउंड एक फील्ड बना लेता है। यहाँ हम अर्थ की बात कर रहे थे। तो अब ऐसा समझो कि अब हम बात करें कि जो फील्ड बनी उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसको कैसे हम डिफाइन करें। तो उसको पढ़ा स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, या इसी को कहते हैं इंटेंसिटी एन आएगा, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, उसको ई से हम रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है, अब वैज्ञानिकों, जो साइंटिस्ट थे, उनके सामने ये भी आया कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड हमने देखा एक इमेजिनेशन है, इमेजिनरी फील्ड है। ठीक है, कि कोई प्लेनेट अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट कर लेता है जिसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देता। बहुत बढ़िया, हमें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, तो हमें पता कैसे लगे कि उस फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी। क्या पता करना हमें कि उस फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, इंटेंसिटी क्या होगी, वो हम कैसे डिफाइन करें, क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा। और फील्ड है, इमेजिनेशन कर रहे हैं, इमेजिनरी फील्ड है, इनविजिबल है, दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उसका इफेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। तो उसकी स्ट्रेंथ हम कैसे निकालें। तो स्ट्रेंथ निकालने के लिए उन्होंने कहा कि जो ई है वो कैसे हम निकालें, जिसको हम स्ट्रेंथ कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हम कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर
कि ये फोर्स लगा रही, क्या लगा रही है, फोर्स। और जो ऑब्जेक्ट था जिसके ऊपर फोर्स लगा, क्या लगा, फोर्स लगा, तो उसका मास का डिवाइड कर दो। यानी कि क्या कहा कि जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, फोर्स पर यूनिट मास निकाल दो। क्या निकाल दें, फोर्स पर यूनिट मास निकाल दें, तो वो उस ग्रेविटेशनल फील्ड की क्या कहलाएगी, स्ट्रेंथ कहलाएगी। यानी कि किसी मास के ऊपर कितना वो फील्ड है, फोर्स लगा रही है। क्या कर रही है कि कोई भी मास है, कोई भी बॉडी है जिसका कुछ ना कुछ मास है, तो उस मास के ऊपर वो फील्ड कितना फोर्स लगा रही है, उसी को डिफाइन किया गया ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि फोर्स पर यूनिट मास। समझ में आ रहा है? तो E इक्वल्स टू F अपॉन M, ऐसे उसको डिफाइन किया कि उसके ऊपर जो फोर्स लगा उसमें मास का डिवाइड कर दो, हमारे को क्या मिल जाएगी, स्ट्रेंथ मिल जाएगी उस फील्ड की। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब कैसे करें, मान लो वेक्टर क्वांटिटी में लिख देता हूं एक बार, फिर बताते हैं, आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। वेक्टर क्वांटिटी, मान लो कि ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ, और ये अर्थ का मास हो गया, और ये अर्थ का सेंटर मान लिया, और ये अर्थ की रेडियस, ये अर्थ की क्या है, रेडियस। अब मान लो एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसका मास है स्मॉल m, क्या है, स्मॉल m, यहां पर रखा हुआ है, तो अर्थ इसके ऊपर इधर एक फोर्स लगाएगी। क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। ये जो मास है, जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ठीक है, ये टेस्ट मास हम मान सकते हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे, जो इसके कंपेयर में नेग्लिजिबल है। क्या है, नेग्लिजिबल। तो ये जो अर्थ है, ठीक है, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। कितना फोर्स लगाएगी, देखिए, फोर्स लगाएगी कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में r², ये फोर्स लगाया। तो अब यदि इस फोर्स में मैं इस मास का डिवाइड कर दूं, तो हमें क्या मिल जाएगी, स्ट्रेंथ मिल जाएगी। जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ मिल जाएगी। यानी कि स्ट्रेंथ क्या होगी, E इक्वल्स टू G, फॉर्मूले से F अपॉन M। तो क्या आएगा हमारे पास, F कितना है, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में r², और डिवाइड कितने से करना है, स्मॉल m से। तो स्मॉल m ने स्मॉल m को मार दिया। तो यहां से E इक्वल्स टू हमें क्या मिला, E इक्वल्स टू मिला Gm अपॉन r²। तो इसको पढ़ा गया, क्या पढ़ा गया, स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पढ़ा गया। अब मान लो कि यहां पर जो मास है उसकी वैल्यू 1 kg हो, कितनी हो, 1 kg। तो ऐसा समझो कि यदि मेरे को स्ट्रेंथ निकालनी है तो मैं 1 किलोग्राम का मास लेके आऊंगा। आपको निकालनी है तो आप भी क्या करोगे, 1 किलोग्राम का मास लेकर के आओगे। ठीक है, तो यहां पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास, उसको क्या पढ़ा, स्ट्रेंथ पढ़ा। क्या पढ़ा गया है, स्ट्रेंथ। तो ये है स्ट्रेंथ। अब बात आती है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो इसकी डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो देखिए फोर्स की डायरेक्शन ये है, इधर अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन भी ये होगी। जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसकी डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, या ऐसा कहें कि मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है एक जिसका मास है m, और यहां पर कोई और दूसरा मास है टेस्ट मास। ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, इधर अट्रैक्ट कर रहा है, इधर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसके कारण इसके ऊपर जो फोर्स लेगा वो कितना होगा, वो ऐसे ही हम निकाल लेंगे। तो जो डायरेक्शन वो इधर है, यानी कि इस मास की ओर, ठीक है, इधर नहीं है, इसकी ओर। तो इधर ही फोर्स लगा, तो इधर ही किसकी डायरेक्शन आ गई, ई की डायरेक्शन आ गई। अब यहां पर देखें हम, तो यहां से देखिए इसकी यदि हम यूनिट की बात करें तो फोर्स तो हो गया न्यूटन, और मास क्या हो गया, केजी। क्या हो गया, न्यूटन पर केजी। तो यानी कि पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास यदि हम डिफाइन कर देते हैं तो वही क्या कहलाती है, उसकी स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब और एक एग्जांपल बताएं, और एग्जांपल करें जिससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। अब डेफिनेशन तो आ गई हमें, लेकिन एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैसे, देखिए, तो मान लो कि जैसे हम कहें कि ये एक सिस्टम है, और इस सिस्टम का मास मान लो m है।
क्या है, m हमने मान लिया। ठीक है, या हम कहें कि ये सिस्टम जैसा भी हमें मानना है, जैसा भी हम मानना चाहें वैसा मान सकते हैं। इसका मान जैसे हमने मास मान लिया m है, ठीक है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, या हम कहें कि ये हमारी अर्थ हो गई, ये हमारी धरती माता हो गई अर्थ। ठीक है, और ये इसकी अर्थ की क्या हो गई, रेडियस हो गई। यहाँ पर मास रखा हुआ है m इक्वल्स टू 1 kg। कितना रखा हुआ है, 1 kg। तो बताओ कि अर्थ की जो स्ट्रेंथ है वो इसके लिए कितनी होगी। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, E इक्वल्स टू हम डिफाइन करेंगे फोर्स अपॉन मास। क्या डिफाइन करेंगे, फोर्स अपॉन मास, यानी कि फोर्स पर यूनिट मास। तो E कितना आएगा, तो इसके लिए हम पहले F निकाल लें। तो F हमारे पास आएगा gm इंटू में मास छोटे वाला जिसका मान कितना है 1 अपॉन में r², यही है। तो ये वैल्यू यहाँ यूज कर लें तो ये आएगा हमारे पास gm अपॉन में r², और ये m ये वाला लेना है, इसकी वैल्यू 1। तो कितना आ गया, gm अपॉन में r², ये आ गया। ठीक है, अब दूसरे हम एग्जांपल लें, उसी के हम बात करें कि जो हमारा मास है वो 1 kg का नहीं है। कितना नहीं है, 1 kg का नहीं है। मान लो यहाँ पर रखा हुआ है मास जिसकी वैल्यू है 10 kg। कितनी है, 10 kg। तो बताओ इस अर्थ की इसके लिए कितनी स्ट्रेंथ है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, पहले फोर्स निकालेंगे। फोर्स कितना आएगा, ध्यान से देखो बच्चों, gm इंटू 10, gm इंटू 10 अपॉन में रेडियस r है तो r का स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें इसके लिए निकालनी है E की वैल्यू। तो E कैसे निकालें, E निकालेंगे F अपॉन m, और m कितना है इसके लिए 10 है। तो ये आ जाएगा gm इंटू 10 अपॉन में r², ये तो हो गया f की वैल्यू, और m कितना हमारा 10 है। तो देखो ये इससे कैंसिल हो गया। तो अब भी E कितना आया हमारा, gm अपॉन r², यानी कि ये जो अर्थ है, ठीक है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम है। देखो ये वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं, ये क्या है, सेम है। ये इसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं हो रही है, समझ रहे हो, ये इसके मास पे, यानी कि यहां पर जो स्ट्रेंथ निकाले पर फोर्स पर यूनिट मास निकाल रहे हैं। तो ये जो वैल्यू है यहां पर देखिए gm अपॉन r² आया है, यहां पर कितना है gm अपॉन r², यानी कि ये वैल्यू हर एक केस में इक्वल रहेगी। मान लो कि यहां पर मास हम रख दें 50 kg, कितना रख दें 50 kg, तो इसके लिए भी E की वैल्यू कितनी होगी, gm अपॉन r² के इक्वल ही रहेगी। ठीक है, तो ये वैल्यू तो सबके लिए क्या है, सेम है। अब हम बात करें जो E है वो डिपेंड कैसे है। मान लो कि हमें यहां दिया हुआ है मास और उसकी वैल्यू है मान लो 5 kg, कितनी है 5 kg, और यहां से कहा कि ये डिस्टेंस है स्मॉल r, कितनी है स्मॉल r। तो इसके लिए हमें बतानी है कि E कितना आएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो फोर्स निकालें। ध्यान से देखें फोर्स कितना आएगा gm, और अब डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक कि स्मॉल r है, तो इसको लिखा जाएगा स्मॉल r, इसका स्क्वायर, स्मॉल r का स्क्वायर। अब E निकालना है तो E अपॉन फोर्स अपॉन मास, ठीक है, सॉरी फोर्स निकाल रहे थे, इंटू में 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा इंटू में 5, ठीक है, ये फोर्स। अब E निकालेंगे तो कितना आएगा gm इंटू 5 अपॉन में r², और डिवाइड किसका करना है f में m कितना हमारा 5 है, तो 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल। तो E कितना आया हमारा, E इक्वल्स टू आ गया gm अपॉन में स्मॉल r², यानी कि जो E है वो r के ऊपर भी डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है बच्चों, r के ऊपर भी वो डिपेंड कर रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r², यानी कि जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे E क्या होगा, कम होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। क्या, जैसे जैसे r इंक्रीज होगा E क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। अब मान लो कि r की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तो r की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो E कितना हो जाएगा 0, यानी कि जो स्ट्रेंथ होगी वो अनंत के ऊपर, इनफाइनाइट के ऊपर कितनी होगी 0 हमें मिलेगी। तो वो r के ऊपर भी क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्ट्रेंथ को डिफाइन किया गया है। अब एक चीज और देखो, यदि आप यहां ध्यान से देखो तो हमने एक चीज पढ़ी थी पहले, यहां पर हमने स्ट्रेंथ वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ऑफ
ग्रेविटेशनल फील्ड। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा कि E इक्वल टू जो है वो F अपॉन m होता है, यानी कि न्यूटन पर केजी, यही होगा। ठीक है, और ये वेक्टर फील्ड है, तो वेक्टर फॉर्म में इसको लिखा वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपॉन m। और हमने बताया कि जो E की डायरेक्शन है वो हमेशा F की डायरेक्शन में, जिधर फोर्स लगेगा उधर ही E की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब देखो याद करो आप कि हमने एक छोटे वाला G पढ़ा था, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी यदि हम बात करें तो इसका जो फॉर्मूला था, ठीक है, वो निकालें या इसकी यूनिट निकालें तो यूनिट थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही थी। अब इसकी यूनिट हम निकालें न्यूटन पर केजी, तो न्यूटन को हम कन्वर्ट कर दें मीटर में, इनमें, तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए न्यूटन क्या होगा हमारे पास, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन में केजी। तो देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये भी क्या आ रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां जी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहां ई है, इसकी यूनिट भी क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अर्थ के लिए है, ठीक है, जो हमने जी पढ़ा था। तो ऐसे यहां पर स्ट्रेंथ है ई, जिसके हम बात कर रहे थे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इन दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। तो प्यारे बच्चों ये भी याद रखना कि जो ई है और जो जी है, इन दोनों की यूनिट भी क्या होती है, सेम होती है। ये हमने पढ़ा था, इसको हमने क्या पढ़ा था, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना एसिलेशन लगा रहे हैं, यानी कि किस एसिलेशन से वो अर्थ की ओर आ रहा है, उस प्लेनेट की ओर आ रहा है। ऐसे ही यहां पर डिफाइन किया कि इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, छोटे से मास के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है या कितना वो प्लेनेट उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, उसी को हम डिफाइन करते हैं स्ट्रेंथ से। तो काफी चीजें यहां पर हमने स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ी हैं, ठीक है, फॉर्मूला लिखा। अब हम और छोटी छोटी बातें करें यहां पर कि मान लो हमसे पूछा गया, क्या पूछा गया, ऐसे समझो कि मान लो ये एक जगह है, ऐसे कहीं हम मान लें, जैसे ये कमरा हमने मान लिया, क्या मान लिया, कमरा हमने मान लिया, और यहां पर एक मास रखा हुआ, छोटे वाला मास, क्या रखा हुआ, छोटे वाला मास। ये तो बहुत बड़ा होगा, सोर्स मास हो गया इसके लिए तो, लेकिन यहां पर हमें एक छोटा सा मास रख दिया और उस मास की वैल्यू हमें दे रखी है, मान लो 5 kg। कितने kg, 5 kg। और हमें ये कहा गया कि इस मास के ऊपर इधर ऊपर की ओर, इधर ऊपर की ओर, ध्यान से सुनो, एक मास है, सोर्स मास है, ठीक है, और इस मास के ऊपर ऊपर की ओर, मास के ऊपर ऊपर की ओर फोर्स लगा, कितना लगा, मान लो 25 न्यूटन फोर्स लगा। कितना लगा, 25 न्यूटन फोर्स लगा। इस मास के ऊपर की ओर क्या लग रहा है, 25 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो हमसे पूछा गया कि बताओ स्ट्रेंथ क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, वो हमसे पूछी गई है, और उसकी डायरेक्शन क्या है। तो हमें क्या करना है, हमें करना है ई निकालना है। क्या निकालना है, ई निकालना है। तो ई क्या होगा, एफ अपॉन एम, फोर्स अपॉन मास, ठीक है। तो फोर्स हमें गिवन है, कितना है, 25, और मास कितना है, 5। तो ई यानी कि स्ट्रेंथ कितनी आ गई, 5 न्यूटन पर केजी। ये इसकी स्ट्रेंथ हो गई, यानी कि ये जो सोर्स मास था, ठीक है, उस सोर्स मास की स्ट्रेंथ कितनी है, 5 न्यूटन पर केजी। अब डायरेक्शन पूछी, तो डायरेक्शन किधर, जिधर फोर्स की डायरेक्शन, तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई, ये क्या हो गई, इसकी डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अब और भी हम थोड़ा सा एग्जांपल लें, तो यहां से समझ में आ रहा है अच्छे से। स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ वही है, कोई भी मास हो उसके ऊपर कितना उस सोर्स मास के कारण फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो उस फोर्स में हम डिवाइड कर दें मास का, सोर्स मास का नहीं करना है, जिसके ऊपर हमें पूछा गया है उसका डिवाइड हमें करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करें कि मान लो कि ये एक मास है, क्या है, ये मान लो ऑब्जेक्ट है और इसका मास m है, और हमसे पूछा गया कि इससे यहां पर डिस्टेंस है r, क्या है, डिस्टेंस r है, और ये हमने कहा कि ये पॉइंट P है। तो इस मास के कारण, यानी कि इसको हमने कहा सोर्स मास, क्या कहा, सोर्स मास का, जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका मास है, और ये हमने कहा सोर्स है, मास भी रहने दो, हम कहें ये सोर्स है, जिसके कारण क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है और स्ट्रेंथ भी है। तो हमसे पूछा गया कि इस
सोर्स मास के कारण, इस ऑब्जेक्ट के कारण इस पॉइंट P के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ये हमसे पूछा गया। ये डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है r। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें करना है कि एक टेस्ट मास हम लेके आए। क्या लेके आए? टेस्ट मास, या छोटा सा मास हम लेकर के आए और वो छोटा सा मास हम यहां पर रख दें। कहां रख दें? यहां पर रख दें। अब देखो, एक मास ये हो गया, एक मास ये हो गया, तो ये इसके ऊपर फोर्स करेगा, ये इसके ऊपर फोर्स नहीं करेगा, करेगा लेकिन बहुत कम, हमें शो नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इसको क्या कहा? टेस्ट चार्ज मास कहा। क्या कहा है? टेस्ट मास, यानी कि इसका खुद की कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगी। ठीक है, हमें इसकी पूछी गई है, तो इसका जो मास है वो इसके कंपेयर में नेग्लिजिबल है, जिसको हम फिजिक्स में लिमिट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा? लिमिट m टेंड्स टू 0, यानी कि जो m की वैल्यू है वो टेंड्स टू 0। एक्चुअल में हम ऐसा लिख सकते थे कि जो E है वो हमारा F/m था, जहां पर हमें लिमिट यूज करनी थी, लिमिट m टेंड्स टू 0, ये फॉर्मूला था। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम मास ले रहे हैं, छोटा सा मास जिसको टेस्ट मास हम कह रहे हैं, ठीक है, इस टेस्ट मास की खुद की कोई फील्ड नहीं है, यानी कि ये यदि यहाँ आ जाएगा तो ये जो मास है वो इसको इफेक्ट नहीं करेगा, इसका खुद का कोई फील्ड नहीं बनने वाला है, इसलिए हम इसको टेस्ट मास कहते हैं। यही हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का नाम आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज की जब बात करेंगे तो वहां पर एक चार्ज यूज करेंगे जिसको टेस्ट चार्ज हम कहते हैं। तो जैसे बताया था मैंने लेक्चर में शुरू में ही कि यही चीजें हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे वहां पर भी यूज करने वाले हैं। तो ध्यान से पढ़ें इस चैप्टर को, इस टॉपिक को अच्छे से। तो ये सोर्स मास है, यहाँ पर ये जो मास हमने लिया वो टेस्ट मास है। कैसा मास है? टेस्ट मास है। ठीक है, यानी कि इसका खुद का कोई फील्ड नहीं है, तो ये इसको इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसके कारण हमें यहां पर क्या बनाना है? एक जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है वो हमें बतानी है, कितनी डिस्टेंस पर? r डिस्टेंस पर। तो इसके कारण यहां फोर्स निकाल दें, तो फोर्स देखो कितना आएगा, फोर्स आएगा gm स्मॉल m अपॉन में r²। और इस फोर्स की डायरेक्शन देखो किधर है? इस तरफ है बच्चों। किधर है? इस तरफ, क्योंकि ये जो सोर्स मास है वो इसको अपनी ओर क्या करेगा? ऐसे खींचेगा। क्या करेगा? ऐसे खींचेगा, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन इधर। तो मैं लिख देता हूं ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई। अब हमें तो पूछा क्या था? यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो इंटेंसिटी निकालने के लिए हम क्या कर दें? E F/m, यानी कि फोर्स जो हमने निकाला उसमें इसका डिवाइड कर दें, किसका? मास का। तो फोर्स कितना निकाला देखो बच्चों, तो ये E आ गया हमारे पास G स्मॉल m अपॉन में स्मॉल r² और डिवाइड m, तो m, तो ये इससे कैंसिल हो गया। ये क्या हो गया? कैंसिल। और इसकी डायरेक्शन किधर? अभी बताई थी कि जिधर फोर्स की डायरेक्शन है उधर ही किसकी डायरेक्शन करनी है हमें? E की। तो E की डायरेक्शन भी ये हो गई। ये भी डायरेक्शन किसकी है? E की डायरेक्शन है। ठीक है, अब यदि वेक्टर फॉर्म में हम लिखना चाहें, कौन सी फॉर्म में? अब बात आती है कि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर फॉर्म में भी हमें लिखना आना चाहिए। उसको कैसे हम यहां पर शो करें, कैसे हमें पता लगे? तो देखो, यदि मैं इसको वेक्टर r कहूं, क्या कहूं? वेक्टर r, और यहां इसको ओरिजिन मान लूं और हमें यहां से इधर चलना है, समझो, इसको ओरिजिन हम मान लें और हमें यहां से यहां चलना है, तो ये डायरेक्शन तो पॉजिटिव, ये डायरेक्शन तो पॉजिटिव, और जो फोर्स है, जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी डायरेक्शन इधर, यानी कि इसकी डायरेक्शन r की डायरेक्शन तो ये पॉजिटिव चल रहा है और E इधर मिल रहा है नेगेटिव। तो यानी कि वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में वेक्टर E Gm अपॉन में r²। देखो r की डायरेक्शन ये, E की डायरेक्शन ये, एक दूसरे के ऑपोजिट, तो साइन क्या आ जाएगा? माइनस, और r कैप। क्या लिख सकते हैं हम? r, या वेक्टर r लिख दें, यहां पर क्या लिख सकते हैं हम? r कैप लिख दें। चलो r कैप हम यूनिट वेक्टर यहां पर यूज कर लें। तो ये क्या हो गया? इसकी डायरेक्शन हो गई। देखो नेगेटिव साइन, दूसरा नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है कि जो फोर्स है, पहले हम फोर्स निकालें तो फोर्स इसको अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा।
क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो फोर्स क्या होगा, वेक्टर एफ इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर इंटू आर कैप। और नेगेटिव साइन ये बताता है कि जो ये फोर्स है इसका जो नेचर है वो अट्रैक्टिव है, यानी कि अपनी ओर खींचने का। तो यहाँ पर नेगेटिव है तो यही वैल्यू यहाँ रखेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। वैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और हम जब भी बात करें तो हमें इसका मीन्स नहीं है, हमें मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है। मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो वहाँ पर प्लस माइनस से मीन्स नहीं होगा। लेकिन फिर भी यदि पूछ ले वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर फॉर्म भी हमें आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो अब आगे और बात करें हम छोटी सी, और कि मान लो हमारे पास जो सिस्टम है वो कुछ इस प्रकार से गिवन है। कैसे गिवन है, मान लो कि एक सोर्स, तो ये हमारे पास एक सोर्स, ये हमारे पास, ठीक है, और एक सोर्स ये हमारे, यहां बना देता हूं मैं, चलो यहां बना देता हूं, चलो कोई बात नहीं। ये M1, ये M2, ये M3 हमें दिया गया है, ठीक है। और हमसे पूछा गया कि बताओ इस पॉइंट पर, इस पॉइंट P के ऊपर, किस पे, इस पॉइंट P के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी, इसके कारण, इसके कारण और इसके कारण, ठीक है। ये M2 M2 कर दिया क्या, M3 कर दो, इसको M3 हम कर दें। तो इसके कारण हमें बतानी है, इसके कारण हमें बतानी है, और इसके कारण हमें बतानी है। तो देखो इसके कारण तो इधर होगी, इसके कारण इधर हो जाएगी, इसके कारण इधर हो जाएगी। इसके लिए हम क्या करें, यहाँ पर एक छोटा सा मास रख ले, टेस्ट मास जिसको बोलते हैं, चेक करना हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके कारण इधर है, इसके कारण इधर, और इसके कारण इधर हो गई, ठीक है। हमसे पूछा गया कि P पर नेट कितनी, P पर इन तीनों के कारण स्ट्रेंथ कितनी है नेट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, EP वेक्टर, क्या करते हैं, वेक्टर। इसको लिख सकते हैं E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। यानी कि इसके कारण तो हमने E1 कही, इसके कारण हमने E2 कही, और इसके कारण हमने क्या कही, E3 कही। समझ रहे हो कि इसके कारण तो क्या है, E1 है, इसके कारण क्या है, E2 है, और इसके कारण क्या है, E3। तो हमें P पर पूछा गया तो हमें क्या करना है, नेट स्ट्रेंथ यहां पर निकालनी है, या नेट इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड एट पॉइंट P क्या होगी। तो हमें क्या करना है, इनका जो इंडिविजुअल ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, इनकी इंडिविजुअल, उनका वेक्टर सम लेना, हमें क्या लेना है, वेक्टर सम। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब ऐसा ही मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं और उसको आप सोल्व करें, सोल्व करके बताएं, और क्या रिजल्ट आएगा, क्या आंसर उसका होगा, वो आपको अगले लेक्चर में बता दिया जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या है क्वेश्चन, ये है कि मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एक ये ऑब्जेक्ट है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है M1 और इसकी वैल्यू हमें गिवन है M2, ठीक है। और यहां हम कहें कि पॉइंट P है, पॉइंट क्या है, P है, ठीक है, ये हमने कहा। और इन दोनों के बीच में ये एंगल हमने मान लिया, मान रहे हैं कितना हमारे पास 60 डिग्री है। कितने डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है। ये हमने मान लिया कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। ये डिस्टेंस हमने कहा कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की ये R है, और ये डिस्टेंस भी कितनी है, R है। हमसे पूछा गया है कि इसके और इसके कारण यहाँ पर जो फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो कितनी है, और उसकी डायरेक्शन किधर है वो हमसे पूछी गई है। इसके कारण मान लो कि E1 है, इसकी डायरेक्शन ये है, और इसकी डायरेक्शन ये है E2 की। नेट किधर आएगी, नेट हमसे पूछी गई है, क्या पूछी गई है, नेट। अब इसके लिए हमने यूज किया कि P पॉइंट पर EP इक्वल टू हम लिख देते हैं E1 प्लस E2। ये तो वेक्टर सम हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड में हमें बताना है।
कि नेट किधर लगेगी। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करें, इसका आंसर आपको अगले लेक्चर में मिल जाएगा। तो सभी पढ़ते रहें, सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।